स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। सिकंडी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आज आपको समांतर श्रेणी में थोड़ा सा आगे ले जाने आया हूं। इससे पहले हमने nth पद के बारे में पढ़ा था और nth पद से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस किए थे जो हल्के हल्के क्वेश्चंस थे और वो एग्जाम में आते हैं तो 1 to 2 मार्क्स के आते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ग्रो अप करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली टेकल करना सीखेंगे, उनको ईजिली सॉल्व करना सीखेंगे। तो समांतर श्रेणी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम समांतर श्रेणी में आगे बढ़े, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये जो क्वेश्चंस के अंदर डिफिकल्टी आ रही है उनके लिए भी आसान हो जाए। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी में nवें पद का एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो फटाफट उस nवें पद के फॉर्मूले को रिवीजन कर लेते हैं। nवें पद का फॉर्मूला क्या है? a nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे nवें पद का जो फॉर्मूला था। इस nवें पद के फॉर्मूले में देखिए क्या क्या चीज है। यहाँ पर a हमारा क्या कहलाता है? प्रथम पद। d हमारा क्या कहलाता है? सार्वअंतर। और ये जो n दिख रहा है आपको, ये जो आपको n दिख रहा है, ये n होता है नंबर ऑफ पद। मतलब हमारा कौन सा नंबर ऑफ पद निकालना है, जैसे 12वां 15वां 16वां 17वां, इससे रिलेटेड। और ये है आपका जिस पद के बारे में आप निकाल रहे हैं उस नंबर, उस पद पे कौन सी संख्या है, उस पद पे कौन सी संख्या है वो हमें बताती है। तो हमने ये देखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि क्या हो, हमको इजीली माइंड में ध्यान रहे कि हमें इस पार्ट से क्वेश्चन आया है या इस पार्ट से क्वेश्चन आया है या इस पार्ट से, मतलब टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए टाइप 2 की तरफ जा रहे हैं। टाइप 1 में आपने देखा कि सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। और उस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो 1 से 2 मार्क्स के आएंगे। लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस है आपके 3 से 4 मार्क्स के आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है? देखिए, क्वेश्चन करने के लिए हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसके बारे में पहले पूरी डिटेल देनी है, फिर उसके बाद हमको सॉल्व करना है। डायरेक्टली आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जो समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस होते हैं ना, इस श्रेणी के क्वेश्चंस में आपको समांतर श्रेणी नहीं दी जाती है। समांतर श्रेणी आपको खुद बनानी होती है यदि क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का आया तो हमें समांतर श्रेणी बनानी है तो ये पहले सीखना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है। देखिए, व्यापक पद का यूज करके हमें समांतर श्रेणी बनानी आती है, लेकिन उसके लिए प्रथम पद और सार्वअंतर की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि क्वेश्चन में प्रथम पद और सार्वअंतर ही नहीं दिया गया हो तो आप उसमें से कैसे श्रेणी बनाएंगे? इसके लिए आपको श्रेणी बनाना आपका बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इसका। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ देखिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। अब देखिए, यहां पर आपको ना तो आपको श्रेणी दी गई है, ना आपको इसके अंदर प्रथम पद के बारे में बताया गया है, ना आपको सार्वअंतर के बारे में बताया गया। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया, बस आपको बोल दिया गया है आपको कौन सी लेनी है, 2 अंकों वाली संख्या लेनी है। 2 अंकों वाली संख्या जो किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो। ऐसी 2 अंकों की संख्या निकाल दीजिए जो 3 से विभाजित हो। वो जो टोटल संख्या होगी, वो कितनी होगी, हमें वो निकालना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कैसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये सीखेंगे अंकों वाली संख्या, 2 अंकों 3 अंकों, ये क्या होती क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? 1 अंक की संख्या। 1 अंक की संख्या। अब देखिए, 1 अंकों की संख्या क्या होती है? देखिए, 0 से लगाकर 9 तक जितनी भी संख्याएं होती है, 0 से लगाकर 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी है ये आपकी क्या कहलाती है? 1 अंकों की संख्या। अब एग्जाम में 1 अंकों की संख्या किया जाए तो आप क्या लिखेंगे? 0 से लेकर 9 तक जो भी संख्या है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? 1 अंकों की संख्या। अब क्या आती है आपके पास? 2 अंकों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए 2 अंकों की लिखी हुई है। अब 2 अंकों की क्या होती है? जो शुरुआत होती है वो 10 से शुरुआत होती है और 99 पे खत्म हो जाती है। ठीक है ना? अब देखिए, 10 से शुरुआत होने का मतलब क्या है? देखिए, 10 में कितने अंक है? 1 अंक और 2 अंक, तो ये होगी 2 अंकों की संख्या। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? जैसे मैंने लिख दिया 01, क्या लिख दिया? 01, तो ये जो 01 है ये आपकी 2 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि देखिए, 01 को मैं कर सकता हूँ वापस 1 लिख सकता हूँ, 01 को वापस क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिजल्टेंट आंसर है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जबकि 01 नहीं आ रहा है। तो यदि किसी संख्या के आगे आप कितने भी जीरो लगाएं
वो वैल्यूएबल नहीं है, मतलब वो मान्य नहीं है। ठीक है, आप संख्या के पीछे कितने भी जीरो लगाते हैं वो हमारे लिए मान्य है। तो यहाँ पर 0 1 क्या है, 2 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी। अच्छा देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0 3 ले लेते हैं, तो ये जो आंसर देता है ना वो केवल 3 देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 3 आपकी 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये आपके कितने अंकों की संख्या है, 1 अंक की संख्या है। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब करते हैं 3 अंकों की संख्या। देखिए मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में 2 अंकों की संख्या के बारे में बताया गया है। आपके एग्जाम में 1 अंक की संख्या भी आ सकती है, 2 अंकों की संख्या भी आ सकती है, 3 अंकों की संख्या भी आ सकती है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। 2 अंकों की संख्या आ जाए या 3 अंकों की संख्या आ जाए तो कैसे क्वेश्चन करना है। अच्छा देखिए 3 अंकों की जो संख्या है वो कहाँ से शुरू होगी, वो शुरू होने वाली है 100 से, और वो कहाँ तक जाएगी, 999 तक। कहाँ से आएगी, 999 तक, क्योंकि 999 के जस्ट बाद में क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। अब 1000 में कितने अंक है, 1000 में हमारे 4 अंक है। तो आपको समझ में आ गया कि 3 अंकों की संख्या कैसे कहते हैं, 2 अंकों की संख्या कैसे कहते हैं, और 1 अंकों की संख्या कैसे कहते हैं। अब चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गई आपकी नॉलेज बेस। अब चलते हैं आपने क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, कितनी संख्या होगी, जो 3 से विभाजित होगी। अब देखिए 3 से विभाजित संख्या, अब ये 2 अंकों की संख्या को भूल जाइए, अब हम चलते हैं 3 से विभाजित संख्या। तो 3 से विभाजित संख्या वही होगी जो 3 के टेबल में आएगी, मतलब 3 का जो पहाड़ा है हमारा, उसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वही 3 से विभाजित होगी। ऐसा तो नहीं है कि 2 का पहाड़े वाले की 3 से विभाजित हो, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, 3 की पहाड़ा लिख लेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। क्लियर है, और इसके आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास 3 से विभाजित सारी संख्या, जो चाहे 2 अंकों की हो और 1 अंकों की हो और 3 अंकों की है, ये हमारे 3 से विभाजित संख्या है। लेकिन इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें जरूरत क्या है, जरूरत है 2 अंकों वाली संख्या। जरूरत क्या है, 2 अंकों वाली संख्या। अब देखिए ये तो होगी 1 अंक की संख्या, ये भी 1 अंक की संख्या, ये भी 1 अंक की संख्या, और ये हो गई 2 अंकों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमें ये 3 नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए और 9 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 12 से चाहिए, मतलब 12 से आगे वाले जितने भी संख्या है वो सब चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 12 से तो स्टार्ट किया, 12 15 18 और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन हमारी जो 2 अंकों की संख्या है वो कहाँ खत्म हो रही है, 99 पे खत्म हो रही है। इसका मतलब हमें अंतिम पद, हमारा जो समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है, या बोले अंतिम संख्या 2 अंकों वाली, वो निकालनी है। तो चेक करते हैं 99 में 3 का भाग देखिए, 99 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, ये श्रेणी जो स्टार्ट होगी, ये जो श्रेणी है स्टार्ट होगी 12 से, मतलब 12 से स्टार्ट होगी और खत्म कहाँ होगी, 99 पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें किसी भी प्रकार की श्रेणी नहीं दी गई थी, लेकिन हमने इसकी श्रेणी निकाल दी है। देखिए कैसे, 12 हमारा प्रथम पद हो गया है, 15 हमारा द्वितीय पद हो गया है, 18 हमारा तृतीय पद हो चुका है। लेकिन अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसका चेक कैसे करेंगे, सारवंत से। तो फटाफट इसका सारवंत निकाल लीजिए। देखिए सारवंत निकालते हैं तो डी आएगा, डी का मान कितना होता है, a2 माइनस a1 होता है। ठीक है, अब देखिए a2 का मान कितना है हमारे पास, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, तो इसका आंसर कितना आता है, 3। उसके बाद हम निकालते हैं वापस a3 माइनस a2, तो इसका आंसर कितना आता है, देखिए 18 माइनस 15, तो ये भी हो जाता है 3। तो हमें पता चल चुका है कि जो इसका सारवंतर है, जो इसका जो सारवंतर है वो भी हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब हमें क्या जरूरत थी, देखिए इस क्वेश्चन में ना तो हमें सारवंतर था, ना हमें प्रथम पद के बारे में दिया हुआ था, ना इसके अंदर श्रेणी निकाली थी। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमने सारवंतर भी निकाल लिया, समांतर श्रेणी भी निकाल ली है, और इसके साथ साथ हमने प्रथम पद भी निकाल दिया है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर देखिए क्या, देखिए प्रथम पद के बारे में क्या आया है, प्रथम पद हमारा हो गया 12, इसके अंदर जो सारवंतर है वो मिल चुका है 3। अब हमें क्या निकालना है, कुल पदों की संख्या। अब देखिए कितनी संख्या है, मतलब कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए ये a1 है, ये a2 है, a3 है, इसको 18 को 3 नंबर बोला है ना, तो अब जो 99 है वो कौन से पद पे आएगा, वही हमारे कुल पद होंगे ना। देखिए 1 2 3, तो ऐसे करते करते हम n तक पहुंचेंगे, और ये जो n का जो हमारा आंसर आएगा वही हमारे लिए क्या होगी, कुल पदों की संख्या, मतलब 2 अंकों की कितनी संख्या, वही हमारे लिए पद होगा। तो फटाफट हम ये n निकाल देते हैं, और हमें n निकालना आता है। n कैसे निकालते हैं, nवें पद से। AP का जो nवें पद का फॉर्मूला है वही होता है, देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, मतलब इससे पहले वाला जो टाइप 1 के क्वेश्चंस थे, वहां पर हमने पहले फॉर्मूला सीधा भी लगाना सीखा, इसके साथ साथ उल्टा भी लगाना सीखा। मतलब हमें ए एन दे दे तो हम एन भी निकाल सकते हैं, और जब हमें एन दे दे तो हम ए एन भी निकाल सकते हैं। तो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, एक बार वापस लिख लेते हैं। ए दे रखा है 12, कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है 3, इसके साथ साथ ए एन जो पद है हमारा उसकी वैल्यू दे रखी है 99। अब रखते हैं फटाफट, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 99 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो चुकी है 12 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको रख देते हैं, और डी मिल चुका है 3। ठीक है, अब ये जो 12 है प्लस का उधर जाएगा तो किस में बन जाएगा, माइनस में। अब देखिए n-1 ये हमारे लिखने का नोटेशन है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है ना। 99 माइनस 12, तो यहाँ पर हो गया है आपका 7 और ये हो चुका है आपका 87। ठीक है, क्लियर आप सभी को। ये हो चुका है n-1 और ये हो चुका है 3। अब देखिए ये जो 3 है, ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस तरह जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम इसको फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। देखिए n-1 ये हो चुका है 87 डिवाइड बाय 3। अब देखिए 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। तो ये हो चुका है n-1 इज इक्वल टू 29। ओके, ये -1 है। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए -1 है तो इसको +1 में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल टू की उस तरफ ले जाके। तो ये 29 + 1 और n इज इक्वल टू हो चुका है हमारे पास 30। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर हमने दो अंकों की जितनी भी संख्या देखी थी ना, ये 2 अंकों की संख्या जो खत्म कहाँ हो रही थी 99, इनका जो टोटल है, मतलब इसको मैं 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 3 कहूँ। थोड़ा सा पेन चेंज करके देखते हैं। देखिए कहाँ गया ये, ओके। देखिए ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। तो ऐसे करते करते ये कितने पे आएगा 30। तो इसका मतलब ये जो हमने ब्रैकेट क्लोज किया है, ये जो ब्रैकेट क्लोज किया है, इसमें जितनी भी हम संख्या लिखेंगे जो 3 से विभाजित है, उनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 30 होगी। आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं टाइप 2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है और थोड़ा सा अच्छा भी होने वाला है। देखिए ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताया गया है कि ये एपी है। क्लियर है आपको, जब एपी है तभी आपको क्वेश्चंस दिया है। ठीक है, अब इस एपी वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ बॉक्स दे रखे हैं। तो हम मान लेते हैं ये बॉक्स दे रखे हैं, इस बॉक्स के अंदर हमें फिलअप करना है। तो इस बॉक्स में हमें फिलअप करना है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये क्वेश्चन मार्क हमें फिल करने हैं, बस हमें इतना ही दे रखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन पे। ना हमें प्रथम पद दे रखा है, ना हमें सार्वंतर दे रखा है। क्योंकि देखिए यदि मैं इसको A1 बोलता हूँ, इसको मैं A2 बोलता हूँ, इसको मैं A3 बोलता हूँ और इसको मैं A4 बोलता हूँ, तो A1 ही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। और इसके अंदर प्रथम पद जो हमारा A है वही क्या है, क्वेश्चन मार्क है, वही हमें निकालना है। इसके साथ साथ A3 भी निकालना है। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ A1। क्लियर है आप सभी को। अब A3 भी निकालना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या क्या दे रखा है, A2 दे रखा है और A4 दे रखा है। अब A2 और A4 दे रखा है ना, तो हम उसकी मदद से क्या करेंगे, बाकी की भी संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें दे रखा है A2 इज इक्वल टू 13, इसके साथ साथ A4 भी दे रखा है, वो दे रखा है 3। क्लियर आपको, ओके। अब देखिए A2 जो चीज़ है, ठीक है, A2 को यदि मैं व्यापक पद में लिखने की कोशिश करूं, देखिए व्यापक पद में हम यहां पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि हमारे पास प्रथम पद है वो हमें नहीं पता, सार्वंतर नहीं पता, इसके साथ साथ हमें ना तो एनवा पद पता है, कुछ भी नहीं पता है इससे रिलेटेड। तो देखिए यदि मैं इसको समांतर श्रेणी बताई गई है, इसके अंदर क्या बताइए, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बताई गई है, तो समांतर श्रेणी को हमारे पास जो लिखने का तरीका होता है, जब हमें ए और डी गिवन होता है तो हम उससे समांतर श्रेणी निकालते हैं। यदि हमें कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर देते तो हम समांतर श्रेणी निकालते हैं। किससे निकालते हैं, व्यापक पद की मदद से। तो अब यहाँ पर हमें ए और डी भी नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, व्यापक पद की मदद से इसको समांतर श्रेणी में बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे बदलते हैं, देखिए इसको मैं ए लिखता हूँ हमेशा, इसको क्या लिखता हूँ a प्लस डी, इसको क्या लिखते हैं a प्लस 2d, और इसको क्या लिखते हैं a प्लस 3d। क्लियर है, एक बार वापस देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a2 के बराबर 13 दे रखा था, लेकिन a2 का जो व्यापक पद में मान है वो क्या है, a प्लस डी है। क्लियर है, इसके साथ साथ देखिए जो a4 है इसका मान 3 है, तो व्यापक पद में जाऊं तो a प्लस 3d है। क्लियर आप सभी को, ओके। अब देखिए यहां पर a1 का मान a है, तो यहां पर a3 भी निकालना होगा, तो a3 का मान क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, ये हमें निकालना है। क्लियर आप सभी को, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखिए कैसे बढ़ रहे हैं, हमें ना तो ए पता है ना हमें डी पता है, तो यहाँ पर भी ए अननोन है और डी अननोन है, डी भी नहीं पता है और ए भी नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो चीज़ क्या है, चर है। चर उसी को बोलते हैं जिसकी कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं देखता हूँ एक्स, वाई, जेड, तो इनका मान हमें नहीं पता होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब जब चर बोलते हैं तो इनका मान नहीं पता है, तो हम क्या निकालते हैं, इन चर का मान निकालते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन, मतलब किसी इक्वेशन की मदद से हम इन चर का मान निकालते हैं। तो इन चरों का मान निकालने के लिए हमें जाना पड़ता है दो चरों वाली रैखिक समीकरण की तरफ। दो चरों वाली रैखिक समीकरण में क्या होता है कि आपके पास दो चर होते हैं और दो समीकरण होती है, उन दोनों की मदद से आप उन दोनों चरों का मान निकालते हैं। तो इस क्वेश्चंस में भी हमें देखिए एक चर ये रहा और दूसरा चर ये रहा, मतलब हमारा प्रथम पद और जो सार्वंतर है दोनों क्या है, यहाँ पर चर है। अब जब दोनों यहाँ पर चर है और यहाँ पर देखिए हमें एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये मिल चुकी है, तो जब हमारे पास दो समीकरण है और दो ही चर है, तो यहाँ पर दो चरों वाली रैखिक समीकरण की मदद से मैं इसका क्या निकालने वाला हूँ, आंसर निकालने वाला हूँ। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण से इसके जो समीकरण का आंसर निकालने के 3-4 मेथड्स हैं, इसमें से मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो सिंपल मेथड्स हैं, आप उसे एक बार देख लीजिए, आप उनसे देखिए। और जब हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उसको पूरी तरह डिस्क्राइब भी करेंगे और पूरा सीखेंगे कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, जब हमें दो चरों वाली रैखिक समीकरण मिल जाए तो हम उसको हल कैसे करते हैं वो देखिए। क्या करना होता है, सबसे पहले आप दोनों दो चरों वाली समीकरण को लिखिए, जैसे कि यहाँ लिख रहे हैं, देखिए a + 3d = 3। अब क्या करना है आपको, दोनों चरों में से कोई भी एक चर का मान समान कर दीजिए। अब देखिए दो चरों में से एक चर का मान समान कैसे करना, देखिए ये भी a है और ये भी a है। अब ठीक है, यहाँ पर यदि a और a नहीं होता, जैसे d और 3d लिखा हुआ है, ठीक है ना, और मुझे d का मान समान करना है, मतलब इसको भी 3d बनाना है तभी मान समान होगा, या फिर इसको d बना दूं 3d को तो वो भी मान समान होगा। तो अब देखिए इसका मान समान करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस d को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 300 गुणा तो एक d को नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर देते हैं 3 से, तो एक तरीका वो है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है AP के अंदर कि हमारा जो a है, ये देखिए ये वाला भी a और ये वाला भी a, दोनों का मान क्या है, समान है। अब जब दोनों का मान समान है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों का मान समान होता है तब हम उस जो चर है, जो हमारा चर है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसको घटा देते हैं। अब देखिए कैसे घटाते हैं, देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को घटा रहा हूँ। तो घटाने के लिए क्या होता है कि जो दूसरी समीकरण होती है, जो नीचे वाली समीकरण होती है, उसके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। देखिए कैसे है, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस में, ये भी प्लस है तो ये भी हो गया माइनस में, ये भी प्लस है तो ये भी हो गया माइनस में। अब देखिए a प्लस का और a माइनस का दोनों करके क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हो गया 0। फिर क्या देखिए यहाँ पर d प्लस का है, d प्लस का, और जो 3d है वो माइनस का है। अब d माइनस 3d, इस तरह के हमने क्वेश्चंस पहले भी कर रखे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2d। क्लियर है आप सभी को, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 2d। अब देखिए ये क्या है, 13 माइनस 3, देखिए 13 क्या लिखा है, 13 हमारा पॉजिटिव है, माइनस और 3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 13 माइनस 3, ठीक है ना। तो ये हो गया 13 माइनस 3, तो इसका आंसर आ चुका है 10। अब देखिए ये माइनस का 2d बचा है ना, तो ये गुणे में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में बन जाएगा, प्लस में। तो एक बार वापस लिख लेते हैं, देखिए माइनस का 2d = 10 हो चुका है। क्लियर है आपको, और ये माइनस का 2 क्या है, गुणे में, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये d = 10 बटे माइनस का 2, 10 बटे माइनस का 2, और d का मान यहाँ पर आ चुका है। देखिए d = 10 बटे माइनस का 2 हो गया है माइनस का 5। तो देखिए इससे पहले तक अभी तक हमारे पास ना तो प्रथम पद था ना हमारे पास सार्वंतर था, लेकिन दो पदों वाली रैखिक समीकरण का है मदद से हमने क्या किया, d का मान निकाल दिया, और d का मान क्या आया है, -5। अब देखिए ये जो d है, इस d का मान आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 मतलब समीकरण नंबर 1 में डाल दीजिए या समीकरण नंबर 2 में डाल दीजिए, आपको वहां से क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या है, देखो जो समीकरण नंबर 1 है वो मुझे थोड़ी सी आसान लग रही है तो मैं उसमें डालता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 क्या बोल रही है, a + d। अब ये
a प्लस डी इज इक्वल टू क्या लिखा है 13 और d का मान आया है मेरे पास माइनस का 5। क्लियर है? अब इस इक्वेशन में जहां जहां हमको d दिख रहा है, जैसे ये d है, ये जो d है, जहां जहां हमें d दिख रहा है वहां हम क्या डालेंगे माइनस का 5। तो यहाँ मुझे d दिख रहा है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ माइनस का 5, सॉरी हाँ यहाँ डाल देता हूँ मैं माइनस का 5। तो a की जगह a हो गया है, अब d प्लस का और ये हो गया माइनस का 5 और ये हो गया है 13। अब ये माइनस का 5 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो फटाफट देख लेते हैं, देखिए ये हो चुका है 13 प्लस 5 और ये हो चुका है a की मान हो चुका है 18। अब यहाँ पर a का जो मान मिल चुका है हमें 18। देखिए जब हमें a मिल चुका है, d मिल चुका है, तो अब हम इसकी मदद से किसी भी प्रकार का हमें पद बोले, कोई भी पद बोल दे हम उससे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या पद बोला है हमें। सबसे पहले बोला है प्रथम पद, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं फिल करता हूँ। देखिए फटाफट फिल करते हैं इसको और इसका मान हमें मिल चुका है 18। क्लियर है? अब हमारे लिए ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहा है, हमें a3 निकालना है। क्या निकालना है? a3। और a3 का मान क्या होता है a प्लस 2d। तो वापस चलते हैं पीछे, देखिए a3 निकालना है हमें, a3 निकालना है तो इसका मान क्या होता है a प्लस 2d। a का मान हमें पता है 18 है। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं आगे, प्लस 2 और d का मान क्या है हमारे पास माइनस का 5। क्लियर है? अब देखिए 18, ये देखिए प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन गया है माइनस, और 5 दूनी हो चुका है 10। तो 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 क्या हो गया है 8। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन मार्क था हमारा, ये जो दूसरा क्वेश्चन मार्क था इसका भी आंसर आ गया है 8। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा था, ना हमें a दे रखा था ना हम d दे रखा था, लेकिन हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण पहले बनाई। कैसे बनाई? व्यापक पद की मदद से। व्यापक पद की मदद से आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनानी है। उस समीकरण में फिर आप a और d का मान निकालना है। a और d का मान निकाल कर आप पूरी समीकरण को बना सकते हैं और पूरी ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखने के दो मेथड्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, सीधी सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है 18, 13, 8, 3 इस तरह का आ गया। लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? देखिए एग्जाम में क्या लिखा होगा, कोई भी एक समांतर श्रेणी है, कोई भी एक समांतर श्रेणी है, इस श्रेणी में दूसरा पद 13 है और चौथा पद 3 है। दूसरा पद क्या है 13 है और चौथा पद क्या है 3 है। तो इसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और तीसरा पद ज्ञात करो। प्रथम पद और तीसरा पद ज्ञात करो। या फिर क्वेश्चन क्या चेंज हो सकता है, देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का दूसरा पद और चौथा पद 13 और 3 है, तो समांतर श्रेणी की प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो, इसके साथ साथ तीसरा पद भी ज्ञात करो। तो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो सेम है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है सेम है, बट इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बोला जा सकता है और 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बस आपको देखना है कि उसके अंदर क्या क्या दे रखा है। जैसे मेरे को यहाँ पर A2 और A4 का मान दे रखा था, तो मैंने A2 और A4 का मान लिख लिया, और इसके साथ साथ मुझे पूछा क्या था वो मैंने अलग लिख दिया। जैसे A1 और A3 अलग पूछा था तो हमने A1 और A3 निकाल दिया। अब जो हमें दे रखा है, जैसे A2 और A4 दे रखा है ना, तो हमें उसको क्या करना है, व्यापक पद में ले जाना है और व्यापक पद को चेंज करके वापस लिखना है। समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं थोड़ा और एडवांस की तरफ, और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। क्या करना है, आपको 5.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, और आपको जो भी डिफिकल्ट लगे या आपको जो भी कंफ्यूजन लगे क्वेश्चंस में, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम उनको अगले जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आपको 5.2 से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, और हम क्या करेंगे, इस 5.2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कराएंगे, और जो भी आपके जो डिफिकल्ट लगते हैं कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे। तो फटाफट पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं 5.2 का जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे। देखिए ये जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रूट की कैलकुलेशन सारी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो जो रूट से लेके डिफिकल्टी है वो आप आज क्लियर हो जाएगी। तो हम फटाफट इसको स्टार्ट करते। देखिए समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, ये थोड़ा √2 ऐसे लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 3√2, 5√2,
एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसका 21वां पद ज्ञात करना है। क्या निकालना है, 21वां पद। देखिए 21वां पद निकालना है तो हम जाएंगे वापस कहाँ पे, nवें पद की तरफ। ठीक है, तो nवां पद जो हमारा n है वो तो कन्वर्ट हो गया 21 में। ठीक है, तो अब हमारा nवें पद का फॉर्मूला क्या है, पहले वो देख लेते हैं। nवें पद का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ पर n की वैल्यू डिफाइंड हो चुकी है, 21 है। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारा प्रथम पद और सार्वंतर। अब देखिए जो रूट की कैलकुलेशन होती है वो आज आपको डिफिकल्टी से बहुत इजी बना देंगे। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा a1 हो चुका है, a2 हो चुका है, a3 हो चुका है और आगे चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद जिसके बोलते हैं वो है √2। ठीक है, अब जाते हैं हम सार्वंतर की तरफ। सार्वंतर जो हमारा है, सार्वंतर क्या है, d है, और d का मान कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1 करके। ठीक है, अब a2 क्या है हमारा यहाँ पर 3√2 माइनस √2। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है कि जब आपके पास a आ जाए या केवल d आ जाए, ठीक है, इस टाइप के कुछ भी लिखे हुए आ जाए, केवल एक सिंगल तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे a, मतलब 1 गुणा a, या फिर मैं बोलूँ तो 1 गुणा d लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर जो रूट है, अब देखिए जब मैंने इनको ये बोला था, जब मैंने आपको यहाँ पर ये बोला था कि आप a को 1 गुणा a लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं a की जगह √2 लिख दूं तो इसको भी 1 गुणे √2 लिखूंगा तो भी आंसर वही आने वाला है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। देखिए 3√2 माइनस 1√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो मैं √2 क्या कर लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ कॉमन में। तो देखिए √2 मैंने बाहर ले लिया है, तो पीछे क्या बच गया, 3 माइनस 1। अब 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो अब देख लीजिए क्या आया, 2√2। तो अब जो √2 की जो कैलकुलेशन है जो आपको डिफिकल्ट लगती थी वो हो गई ईजी। क्या करना है, कहाँ जहाँ पे भी आपको √2 दिखे तो उसको कन्वर्ट करना है 1√2 में। तो 1√2 में आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा, देखिए 3√2 माइनस 1√2, तो पता चल गया 2√2। क्लियर है आप सभी को। एक और सार्वंतर निकाल लेते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन और ईजी हो जाए। देखिए जो कन्फ्यूजन है वो और हो जाए। देखिए a3 माइनस a2, क्लियर है। यहाँ पर हो गया है 5√2 माइनस 3√2। अब देखिए 5 में से 3, मतलब 5 में से 3 को घटाना है, तो हमको सीधा सा पता है कि 5 में से 3 को घटाते हैं 2√2 आता है, 2 आता है, और √2 तो पीछे है ही है। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वापस देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इसका 21वां पद निकाल दीजिए। तो फटाफट हम 21वां पद निकाल लेते हैं। देखिए 21वां पद निकालना है हमें, जहाँ पर हमें प्रथम पद हमारा √2 है और सार्वंतर का मान क्या है, 2√2 है। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। अब जो प्रथम पद है उसका मान हो गया है √2 प्लस n हो गया है 21 माइनस 1 और d का मान हो गया है 2√2। क्लियर है आपको। अब देखिए ये हो गया √2 प्लस, अब 21 माइनस 1 हो चुका है 20। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, देखिए 2√2। अब देखिए जब भी आपका मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे कि मैंने लिखा है 2 गुणे 2 गुणे √2, तो आपको 2 गुणे 2 तो कर दिया आपने 4, लेकिन इस √2 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट में नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, 4√2। समझ में आ गया। मतलब जो नॉर्मल संख्या है उसको नॉर्मल संख्या से ट्रीट करना है। मतलब नॉर्मल संख्या है तो आपको नॉर्मल संख्या से गुणा करना है और जोड़ना है, और जो रूट संख्या है वो रूट से ही गुणा करना है और जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका कि मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 20 2 से गुणा होगा, तो 20 2 से गुणा होगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए प्लस 40√2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 40√2। अभी 40 प्लस यहाँ पर अब ये देखिए केवल √2 है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1√2 में। तो हमको पता चल गया 40 और 1 है, हो गया 41। तो ये सीधा सा हमारे पास आंसर हो सकता है 41√2। तो हमारे पास यहाँ पर जो 21वां पद निकल के आया है वो क्या हो चुका है, 41√2। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें बोला गया है कि कौन सा पद शून्य होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन हम एक पहले भी कर चुके हैं। वहां पर हमने क्या कहा था, एक समांतर श्रेणी दे रखी थी, उस समांतर श्रेणी में हमने ये पूछा था कि 108वां पद कौन सा होगा। क्लियर आप सभी को। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। अब उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, उस क्वेश्चन में वो जो 108वां पद था वो उस श्रेणी में नहीं था। जब वो उस श्रेणी में नहीं था क्योंकि हमारा जो n का मान था वो क्या आ रहा था, भिन्नात्मक आ रहा था। क्या आ रहा था, भिन्नात्मक। और मैंने आपको बताया है कि n का जो मान है, n का जो मान है वो क्या होना चाहिए, भिन्न नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था वो उसमें क्या था, n का मान भिन्नात्मक आ रहा था। और यहाँ पर देखते हैं अब क्या आता है n का मान। चलो चेक करते हैं, फटाफट चलते हैं। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है हमारे पास, समांतर श्रेणी दे रखी है 84, 80, 76 और बोला है इसमें से कहीं आगे जाके कोई भी पद है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कोई जीरो है। ठीक है। अब देखिए यहाँ A1 का A2, A3 और ये हो गया मान लीजिए AN, क्योंकि nवां पद, कोई nवां पद है जिसका मान क्या है, जीरो है। अब वो nवां पद कौन सा है वही हमें निकालना है। तो फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम पद A का मान हमें दे रखा है 84। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं सार्वंतर की तरफ, D का मान की तरफ। तो D का मान निकालते हैं A2 माइनस A1 से। तो ये हो चुका है, देखिए अब देखिए A2 की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस 84। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 4। अब यहाँ पे माइनस का 4 को देखिए फटाफट आपको पता चल जाएगा सीरीज कौन सी है, डिक्रीजिंग, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है। अब चलते हैं आगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 76 माइनस 80। तो यहाँ पे भी आ गया माइनस का 4। तो हमें प्रथम पद मिल चुका है 84, सार्वंतर का मान मिल चुका है माइनस का 4। ओके। इसके साथ साथ हमें AN जो पद है, AN जो पद है वो मिल चुका है 0। अब यहाँ पर आप जीरो से कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि श्रेणी में कहीं ना कहीं जाके जीरो तो आएगा ही आएगा, तो वो जीरो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर वो मत कंफ्यूजन के साथ जीरो है तो जीरो लिखना है कि नहीं लिखना है। जीरो एक नंबर है उस श्रेणी का, तो हमें लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे श्रेणी का nवें पद का जो सूत्र है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जो an है वो तो हो गया मान लीजिए 0, प्रथम पद a हो चुका है 84 प्लस n हमें निकालना है, हमें नहीं पता, लेकिन सार्वंतर का मान हमें पता है वो क्या है, माइनस का 4। तो हमने लिख दिया। अब फटाफट थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, 0 बराबर 84 प्लस n के बारे में नहीं पता, n माइनस 1 हो चुका है और d का मान हो चुका है माइनस का 4। ठीक है। अब देखिए 84 प्लस का है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो फटाफट लिख देते हैं n माइनस 1 माइनस का 4 और ये हो चुका है माइनस का 84। अब देखिए क्यों लिखा है मैंने माइनस का 84 डायरेक्ट, तो एक बार वापस लिख देते हैं। 0 माइनस 84, अब 0 माइनस 84, अब 0 में 84 घटाते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 84 ही आने वाला है। तो ये माइनस का 84। अब ये माइनस का 4 है, गुणे में इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये लिख लेते हैं n माइनस 1 और ये हो चुका है माइनस का 84 बटे माइनस का 4। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो ये हो चुका है n माइनस 1 इक्वल टू 21। ठीक है। अब ये माइनस का 1 इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 21 प्लस 1, तो n का मान हमारे पास हो गया है 22। इसका मतलब क्या हुआ, इस श्रेणी में जैसे जैसे ये श्रेणी आगे बढ़ रही है ना, इस श्रेणी में कहीं ना कहीं जीरो आएगा और जीरो कौन से पद पे आएगा, 22वें पद पाएगा। लेकिन हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वहां पर जो 108 था वो क्या आ रहा था, भिन्नात्मक पद में आ रहा था। किस में आ रहा था, भिन्नात्मक में। ठीक है ना। तो वो क्या आ रहा था, भिन्नात्मक पद में आ रहा था। तो वो भिन्नात्मक पद मान्य नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 आया है, 2 आया, 3 आया। कभी भी मैंने आपको भिन्नात्मक में श्रेणी निकालना नहीं सिखाया। तो जब भिन्नात्मक पद आ जाए तो हमें वहां पर क्या लिखना है कि वह पद उस श्रेणी में नहीं है। जैसे 108 था तो वो 108 इस श्रेणी में नहीं है। तो आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि जब भिन्नात्मक आए तो हमें क्या लिखना है, उस श्रेणी में नहीं है। और हमें नॉर्मल संख्या लिखी हुई आ जाए तो हमें क्या करना है, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आज की जो हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। और कोई सी भी प्रकार की आपकी 5.2 से रिलेटेड कोई सी भी प्रकार की आपकी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।